लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे, विधानसभा के अलग होंगे। लोकसभा में मोदी फैक्टर था, विधानसभा में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा वो भी देखा जाएगा। विपुल गोयल कभी कृष्णपाल गुर्जर की दोनों की दांत काटी दोस्ती थी, बहुत अच्छे दोनों दोस्त हुआ करते थे। हालात बदले, उसके बाद में ऐसा भी हो गया कि अब आज की डेट जो है उसमें कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर की एक क्वालिटी है, वो किसी को अपना बनाना जानते हैं, अपना बना लेते हैं। जो उनके पास चला जाता है उसको फिर वो अपने रंग में रंग लेते हैं एक बार। तो फरीदाबाद की हर एक विधानसभा सीट जितनी भी हैं, चाहे आप वो तिगांव लें, चाहे आप उसमें NIT लें, चाहे उसमें आप बड़खल लें, फिर आप पलवल ज़िले में जाएं तो चाहे पलवल विधानसभा है, चाहे वो हथीन विधानसभा है, मतलब सभी के अंदर गुर्जर फैक्टर है। एक मैं आपको और नाम बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर के जो बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, तिगांव टिकट चाहते हैं। इस चुनाव में देवेंद्र चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया NIT में। प्रथला का इलेक्शन जो इंटरेस्टेड होगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस से रघुवीर सिंह तेवतिया होंगे और बीजेपी से 90% टेकचंद हो सकते हैं। पलवल जिले में 2019 में 3 की 3 सीटें बीजेपी जीत गई थी और पहला रिकॉर्ड बना जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटें जीत ली। हालांकि शारदा राठौर आज भी प्रभावी है, पर लोकसभा चुनाव में कुछ करिश्मा हुआ नहीं। सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ गैप रहा बल्लभगढ़ के अंदर भी कृष्णपाल गुर्जर का। देखिए, अग्रवाल नेता सारे एडजस्ट हुए, कमल गुप्ता हुए, ज्ञानचंद गुप्ता गोयल हुए, असीम हुए, तो वो सब हुए, पर दीपक मंगल एडजस्ट नहीं हुए। इसलिए मुझे लगता है कि वो इतनी पावरफुल जो कहते हैं वो मुझे लगता नहीं। इसके लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा का चुनाव बहुत कड़ा होगा, बहुत टफ चुनाव होगा और कांग्रेस का अपर हैंड है। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, देश रोजाना के प्रधान संपादक संजय मग्गू जी। आज हम इनसे जानेंगे फरीदाबाद की राजनीति के बारे में। आज हम फरीदाबाद पहुंचे हैं, फरीदाबाद के बारे में जानेंगे कि राजनीति में क्या चल रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, तो आज इनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले सर आप यही बताइए कि लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, विधानसभा की तैयारी हो चुकी है, तो आपको फरीदाबाद की राजनीति में क्या नजर आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है? देखिए, फरीदाबाद के लिए आप ये मान लें कि लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत गए, लेकिन जो मार्जिन था 6.5 लाख से घट के लगभग 2.25 लाख पे आ गया जी। कांग्रेस ने भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसकी वोट लगभग 4 लाख से ज़्यादा पहले से बढ़ी। मतलब विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे, फरीदाबाद लोकसभा में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी 9 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और 1 इंडिपेंडेंट को मिली। अब की बार आप ये मान के चलें कि फरीदाबाद की 9 सीटों पे जो मुझे लगता है कि मुकाबले बहुत कड़े होंगे जी। अभी फरीदाबाद और पलवल जिले में कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र शामिल है और वहां का गणित आपको क्या लगता है? देखिए, फरीदाबाद के अंदर आप मान सकते हैं वैसे टेक्निकली तो 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि फरीदाबाद में 5 सीटें हैं जी। जो फरीदाबाद की 6 सीटें टेक्निकल हैं, उसके अंदर एक प्रथला हो गई और बाकी बल्लभगढ़ फरीदाबाद NIT हुआ, ओल्ड फरीदाबाद वाली सिटी वाली सीट हुई और इसके साथ में बड़खल और तिगांव। जो 6ठी विधानसभा सीट है वो प्रथला है। प्रथला कंप्लीट रूरल बेस्ड है। फरीदाबाद जिला वो अर्बन है, पलवल जिला रूरल है। जो प्रथला विधानसभा सीट है उसमें पलवल जिले के कुछ गांव हैं, कुछ फरीदाबाद के गांव हैं, मिक्स गांव है। और 3 विधानसभा सीटें पलवल में हैं। पलवल की हो गई पलवल, होडल और हथीन। पलवल जिले में 2019 में 3 की 3 सीटें बीजेपी जीत गई थी और पहला रिकॉर्ड बना जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटें जीत ली। और इस बार का क्या है? इस बार मुकाबले बड़े कड़े हैं पलवल के अंदर। अगर आप देखें तो हथीन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 51,000 वोट से लोकसभा चुनाव हार गई। होडल उदय भान का क्षेत्र है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान। होडल में भी कांग्रेस 500 वोट से जीती, पर कांग्रेस आगे रही। पलवल विधानसभा अकेला ऐसा है कि जहां पर 25,000 वोट से लगभग कृष्णपाल गुर्जर आगे रहे। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सिनेरियो बदल जाता है। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे, विधानसभा के अलग होंगे। लोकसभा में मोदी फैक्टर था, विधानसभा में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा वो भी देखा जाएगा जी। इस बार तो मोदी फैक्टर भी डाउन गया है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले से मोदी फैक्टर डाउन हुआ। और मोदी फैक्टर मुझे लगता है कि न केवल सेंटर के लिए बल्कि वो पूरे देश के अंदर फिर विधानसभा चुनाव में भी उसका असर वो नहीं रहेगा जो पहले कभी हुआ करता था। जैसे मोदी जी पहले कहते थे कि आप केवल मोदी के चेहरे को देखें। अब हरियाणा के अंदर अगर आएगा तो लोग पूछेंगे 10 साल में मोदी का चेहरा था, 10 साल में क्या हुआ, 10 साल में आपकी सरकार थी, 10 साल में क्या हुआ, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, बहुत सारी बातें होंगी।
तो फरीदाबाद में आप क्या जातीय समीकरण देखते हैं, एक एक विधानसभा के बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है। चलिए फरीदाबाद शुरू करते हैं। फरीदाबाद के हम शुरू करते हैं तिगांव विधानसभा सीट से। 2009 के चुनाव में पहला चुनाव तिगांव का हुआ। तिगांव में पहली बार विधायक बने जो कांग्रेस के थे, पहली बार जो तिगांव के विधायक बने वो कृष्णपाल गुर्जर बने। उसके बाद में 2014 में वहाँ कांग्रेस के विधायक ललित नागर बने, बीजेपी से थे जब कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी से थे। 2009 में बीजेपी जीती, 2014 में कांग्रेस जीती और 2019 में फिर राजेश नागर जीत गए, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो तिगांव का समीकरण है, यहाँ पर गुर्जर मतदाता बड़ी संख्या में है, प्रभावी यहाँ ब्राह्मण भी है, प्रभावी यहाँ पर जो बाहर का मतदाता है, कॉलोनियाँ हैं, वो भी बहुत प्रभावी करती हैं। और तिगांव विधानसभा सीट जो है उसमें कृष्णपाल गुर्जर का अच्छा दबदबा है। कृष्णपाल गुर्जर पिछले चुनाव में भी 2019 के चुनाव विधानसभा चुनाव में भी उनका बेटा जो देवेंद्र चौधरी हैं वो दौड़ में थे। कृष्णपाल गुर्जर ने प्रयास भी किया, अब की बार भी दौड़ में है। तो इस बार आपको कौन से वहाँ पे चेहरे नजर आ रहे हैं? देखिए बीजेपी से विधायक है राजेश नागर। राजेश नागर का भी अच्छा प्रभाव है। 2014 में वो थोड़ी सी वोट से चुनाव हार गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी उनकी। 2019 का चुनाव वो अच्छे वोटों से जीत गए। हालांकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, जो राजनीतिक चर्चाओं में रहता, वो ये आता है कि कृष्णपाल गुर्जर और राजेश नागर के बीच वो बात नहीं है, इतना आपसी उनका जो 36 का आंकड़ा भी कहते हैं लोग। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, जब चुनाव आता है तो कोई नेता सीधे सीधे तो कर नहीं सकता किसी के लिए कुछ भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि राजेश नागर का टिकट कटना पॉसिबल लगता नहीं है मुझे इतनी आसानी से। तो कांग्रेस से कौन हो सकता है? कांग्रेस से ललित नागर सबसे आगे हैं अभी तो। वैसे भी इस विधानसभा क्षेत्र में नागर पाल की जो वोट हैं वो ज़्यादा हैं, और चुनाव के अंदर पाल गोत्र ये सब मायने रखते हैं। तो इस लिहाज से तिगांव में मुझे लगता है कि एक बार फिर से जो मुकाबला नागर वर्सेस नागर हो सकता है। अगली आप विधानसभा जाते हैं, हम फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद भी विधानसभा, मैं आपको बताऊं, मेवला महाराजपुर एक विधानसभा हुआ करती थी फरीदाबाद में 2009 के चुनाव से पहले 2004 तक। और सिनेरियो चेंज हुआ जब वहाँ पर 2007 में परिसीमन हुआ और 3 विधानसभा सीटें नई निकल के आई। वो बन गई बड़खल, तिगांव की मैंने आपसे बात की, और एक फरीदाबाद। मेवला महाराजपुर से ही इन सब का निकास कह सकते हैं आप। अब फरीदाबाद की बात है तो 2009 का पहला चुनाव जब वहाँ पर हुआ तो आनंद कौशिक विधायक बने, वो कांग्रेस से। 2014 में विपुल गोयल विधायक बन गए। विपुल गोयल कभी कृष्णपाल गुर्जर की दोनों की दांत काटी दोस्ती थी, बहुत अच्छे दोनों दोस्त हुआ करते थे। हालात बदले, उसके बाद में ऐसा भी हो गया कि अब आज की डेट जो है उसमें कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। 2014 में विपुल गोयल को टिकट दिलवाने के लिए कृष्णपाल गुर्जर अड़ गए थे। मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ना चाहते थे फरीदाबाद से, पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मैंने विपुल को हाँ कर दिया है। अब इतना इनका आपसी इनका जो दोस्ती थी, और 2019 आते आते वो दोस्ती ऐसी टूटी कि विपुल गोयल के पीछे पड़ गए कृष्णपाल गुर्जर टिकट कटवाने के लिए, और टिकट कटवा के दम लिया। नरेंद्र गुप्ता एमएलए बन गए। अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि विपुल गोयल चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव अब की बार लोकसभा टिकट मांग रहे थे, और लोकसभा टिकट में चर्चा बहुत थी उनकी। अब वो चुनाव बीजेपी से टिकट उनको मिल जाती है या कहीं और रास्ता देखेंगे, पर मुझे लगता है कि विपुल चुनाव जरूर लड़ेंगे। और अगर विपुल गोयल चुनाव लड़ते हैं तो उस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ना नहीं चाहेगी कि विपुल को ही ले लिया जाए। नरेंद्र गुप्ता की एंटी इनकम्बेंसी कोई ज़्यादा नहीं है फरीदाबाद में, लेकिन नरेंद्र गुप्ता जो है, मैं ये समझता हूँ कि वो सामान्य पॉलिटिशियन है। सधे हुए के जो राजनेता होते हैं, घाघ होते हैं, खाटी होते हैं, उस टाइप के नहीं है। तो नरेंद्र गुप्ता के बारे में चर्चा भी है। अच्छा, फरीदाबाद के लिए कृष्णपाल गुर्जर ने और एक नाम और चलाया हुआ है, उनकी साइड से नाम है अजय गौड़ का। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव थे, प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चला, प्रदेश अध्यक्ष नाम चला था उनका। अजय गौड़ का नाम बहुत चला, और अजय गौड़ मनोहर लाल जी के भी काफ़ी नज़दीक हैं। बीजेपी आला कमान में उनकी पकड़ ठीक ठाक है, और कृष्णपाल गुर्जर के तो हनुमान माने जाते हैं वो। अब वो कितना हनुमान के लिए कितना करेंगे ये भी देखना होगा, पर मुझे लगता है कि विपुल गोयल का फैक्टर को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। विपुल गोयल का फैक्टर पूरा रहेगा इस चुनाव के अंदर। तो कांग्रेस का कौन चेहरा हो सकता है? कांग्रेस से अब देखिए, लखन सिंगला पिछले बार कैंडिडेट थे।
और लखन सिंगला ने अच्छा मुकाबला भी किया। लखन सिंगला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुड बुक्स में है, अच्छी उनकी टीम ठीक ठाक बनती है। लखन सिंगला के लिए जो कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि 2 बार टिकट वो चुनाव हार गए। एक बार उनको 2014 में टिकट मिला था बल्लभगढ़ से और बाद में उनको मिला फरीदाबाद से। तो 2 बार का चुनाव हारने वाली बात अगर आ जाती है तो इसको कुछ लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग ही कहते हैं, बाहर तो क्यों चर्चा होगी। कांग्रेस के एक नेता ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके अंदर लखन सिंगला पे कई तरह के आरोप लगाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज तो लखन सिंगला मजबूत हैं। अगर कांग्रेस के अंदर लखन सिंगला ने जितनी मेहनत भी की है और उस लिहाज से मुझे लगता है कि वो मजबूत हैं। हालांकि नाम तो बहुत सारे हैं, बलजीत कौशिक हैं, अगर कुमारी शैलजा गुट पे बात जाती है, कुलदीप शर्मा जी अपने जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनके भांजे हैं सुमित गौड़, कांग्रेस के अंदर प्रवक्ता भी थे, आजकल पता नहीं उनके पास पोस्ट है नहीं, पर प्रवक्ता बताया जाता है उनको भी। इस लिहाज से कांग्रेस के नाम, और इसके बाद अगर जाए तो मुझे कोई नाम दिखाई देता नहीं, ये 2 नाम हैं। लेकिन मुझे लखन सिंगला ज़्यादा प्रभावी दिखाई देते हैं। बड़खल विधानसभा से क्या कहना है? बड़खल से सीमा त्रिखा विधायक हैं। बड़खल भी विधानसभा मैंने जो आपको बताया, ये तीसरी विधानसभा है जो मेवला महाराजपुर से निकल के बाद में बनी। बड़खल के अंदर पंजाबी बाहुल्य सीट है वैसे, लेकिन यहाँ पर जो विधायक पहला चुनाव जीते वो महेंद्र प्रताप जी जीते 2009 में। पहला चुनाव हुआ बड़खल का हुआ, महेंद्र प्रताप हुड्डा सरकार में मंत्री भी रहे। 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में सीमा त्रिखा हार गई थी, उनको ही टिकट मिला था बीजेपी का, वो हार गई थी। 2014 में सीमा त्रिखा ने महेंद्र प्रताप को हराया और अपना बदला ले लिया, मार्जिन भी ठीक ठाक था। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, तो 2019 के चुनाव में सीमा त्रिखा को फिर टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस से आए विजय प्रताप, महेंद्र प्रताप जी के बेटे, लगभग 2500 वोट से लगभग वो चुनाव हार गए। मुझे आज भी लगता है कि शायद जो मुकाबला होगा इन्हीं कैंडिडेटों में दोबारा होगा। हालांकि सीमा त्रिखा जी के बारे में बहुत बातें चली, बीच में उनके एंटी इनकम्बेंसी की बात भी आई, पर जो इस लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस थी सीमा त्रिखा की वो बेटर थी, अच्छी हुई, और चुनाव भी यहाँ से जीते। जबकि महेंद्र प्रताप खुद बड़खल के हैं, खुद बड़खल विधानसभा क्षेत्र के होते हुए महेंद्र प्रताप चुनाव हारे बड़खल में, तो सीमा त्रिखा को उसका फ़ायदा मिलेगा। हालांकि यहाँ पर कैंडिडेट और भी हैं नाम, राजकुमार बोहरा हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष, उनकी सीमा त्रिखा इससे कुछ ठनाठनी थी, लेकिन वो कैंडिडेट कहीं नहीं है। उसके बाद में इधर एक राजन मुथरेजा बीजेपी के कोषाध्यक्ष थे बीच में, तो आजकल शायद उनके पास कोई पोर्टफोलियो है या नहीं मुझे पता नहीं है, पर राजन मुथरेजा 2019 में भी टिकट मांगते थे, अब भी मांगते हैं। बट मुझे लगता है कि वो सीरियस कैंडिडेट तो नहीं है शायद इतने। राजीव जेटली हैं, वो भी बड़खल से टिकट चाहते हैं। राजीव जेटली मुख्यमंत्री के आजकल मीडिया एडवाइज़र हैं। पिछले दिनों उनके मैंने कई जगह बोर्ड शोर्ड लगे हुए देखे हैं, तो इसका मतलब मन में उनके भी बहुत चल रहा है इलेक्शन लड़ने। इधर धनेश अदलखा का नाम भी आया कई बार, धनेश अदलखा जो फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनका भी नाम चला। पर मुझे ऐसा लगता है कि सीमा त्रिखा ही वापस हो सकती हैं। पिछले टाइम ऐसा था कि सीमा त्रिखा का कुछ कृष्णपाल जी से भी कुछ कम बनती थी, अब वो भी उनका अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई है। मनोहर लाल की गुड बुक्स में है ही, नायब सिंह ने मंत्री बना दिया उनको। तो मुझे लगता है कि सीमा त्रिखा और विजय प्रताप के बीच एक बार फिर कॉन्टेस्ट हो सकता है। जैसे हम देखते हैं रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का प्रभाव रहता है, अहिरवाल में इंद्रजीत सिंह का रहता है, तो फरीदाबाद में किन राजनीतिक चेहरों का प्रभाव देखते हैं? अगर मैं चेहरों की बात आपसे करूं तो भारतीय जनता पार्टी में निसंदेह कोई शक नहीं है, कृष्णपाल गुर्जर फैक्टर है। और कृष्णपाल गुर्जर फैक्टर तो आप केवल बीजेपी ने ना मानिए, फरीदाबाद लोकसभा में पूरी मान लीजिए। 3 बार लगातार सांसद हैं, तीसरी बार लगातार जीते हैं, 2009, 2014, 2019, 24। उससे पहले एमएलए भी रहे हैं। और कृष्णपाल गुर्जर के साथ में एक चीज़ और है, बातें बहुत चली लोकसभा चुनाव जब हुआ, उनके बारे में तरह तरह की बातें आई, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर की एक क्वालिटी है, वो किसी को अपना बनाना जानते हैं, अपना बना लेते हैं। जो उनके पास चला जाता है उसको फिर वो अपने रंग में रंग लेते हैं एक बार तो। दूसरी बात, फरीदाबाद की हर एक विधानसभा सीट जितनी भी हैं, चाहे आप वो तिगांव लें, चाहे आप उसमें एनआईटी लें, चाहे उसमें आप बड़खल लें, फिर आप पलवल ज़िले में जाएं तो चाहे पलवल विधानसभा है, चाहे वो हथीन विधानसभा है, मतलब सभी के अंदर गुर्जर फैक्टर है। 10,000 तो हथीन में ही वोट हैं, और तिगांव में जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बड़खल में बहुत ज़्यादा वोट हैं, एनआईटी में बहुत ज़्यादा वोट हैं। गुर्जर वोटों पे कृष्णपाल गुर्जर का प्रभाव ज़बरदस्त है। इसके अलावा फिर मैंने जो बताया कृष्णपाल गुर्जर के लिए, ये जो चुनाव था 2024 वाला, मैंने अपने कई वीडियो शेयर किए थे कि जितना फैक्टर मोदी था फरीदाबाद में, उतना फैक्टर कृष्णपाल था। इसलिए फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर फैक्टर एक तो ये हो गया।
अगर हम पलवल में जाते हैं, फरीदाबाद लोकसभा में 2 पार्ट हैं, तो फरीदाबाद अगर पलवल ज़िले में जाएं तो पलवल में करण सिंह दलाल हैं, वो कांग्रेस के अंदर हो गए। पलवल में करण सिंह दलाल प्रभावी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर महेंद्र प्रताप की बात आए तो महेंद्र प्रताप जी हालांकि राजनीति में सक्रिय नहीं थे पिछले काफ़ी टाइम से, पर अब लगभग जो 6-6.5 लाख वोट लेकर के उन्होंने भी दिखा दिया भाई दम तो मुझ में भी है। अब अगर मैं पलवल की आपसे बात करूं, बीजेपी के अंदर भी ऐसे कई नेता हैं। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी अपने नेताओं का उपयोग नहीं कर पाती पूरे से, जितना उन्हें करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया फरीदाबाद का कि मेवला महाराजपुर से 3 सीटें बनी और कृष्णपाल गुर्जर यहाँ चुनाव जीतते थे मेवला महाराजपुर में और महेंद्र प्रताप जीतते थे। तो कृष्णपाल गुर्जर का बेहतर इस्तेमाल किया उन्होंने कि बड़खल भी सीट उनके जिम्मे सौंप देते हैं, भाई आप देखो मेहनत करो। NIT भी दे देते हैं, तिगांव भी दे देते हैं। अब अगर ऐसे पलवल में आ जाएं हम, तो पलवल विधानसभा में से 4 सीटें बन गई। पलवल विधानसभा में से देखिए, पलवल से गांव कट के होडल में गए, दिघौट बड़ा गांव है होडल के अंदर। पलवल से गांव कट के हथीन में गए, काफ़ी सारे गांव हथीन के अंदर गए, दुर्गापुर गया, अल्लिका गया, एहरवा गया, ये तमाम गांव गए। अगर पलवल विधानसभा से कट के गांव प्रथला विधानसभा में आए कम से कम 28-30 गांव। तो मैंने जो बताया करण सिंह दलाल हैं वहाँ पर कांग्रेस में, सुभाष कत्याल हुआ करते थे पलवल में, एक बार मंत्री MLA तो बने, पर अगर पॉलिटिक्स का बात आती है तो पलवल से विधायक थे, पलवल से चुनाव लड़ते रहे, असर उनका भी रहा। लेकिन बीजेपी ने उनको किनारे किए रखा हमेशा से। अगर जो स्ट्रॉन्ग रूप से अगर इस्तेमाल किया जाए, जो बीजेपी के पास अपने भी जो उनके पास जो फैक्टर्स हैं, अगर उनका इस्तेमाल करें तो और बेनिफिट मिल सकता है। अभी फरीदाबाद के आगे बात कर लें, अब सीटों की हम बात कर रहे थे। NIT सीट है, अकेली सीट है जहाँ से कांग्रेस के MLA हैं, नीरज शर्मा पिछले 4 चुनाव जीते। नीरज शर्मा के पिताजी MLA रहे थे शिवचरण शर्मा 2009 में। NIT भी पहली बार 2009 के चुनाव में ही सामने आई। 2014 में यहाँ से नगेंद्र भड़ाना चुनाव जीते इंडियन नेशनल लोकदल से। NIT की सीट पर गुजर मतदाता प्रभावी है, NIT की सीट पर मेव मुस्लिम मतदाता प्रभावी है, लगभग 50,000 के आसपास मेव मुस्लिम मतदाता है। और NIT की सीट पर पूर्वांचल का मतदाता प्रभावी है। पूर्वांचल समाज की वोट यहाँ पे उत्तराखंड के लोग हैं, कम से वो भी लगभग एक बड़ा फैक्टर, यानी कि तीसरा हिस्सा उनकी वोटों का है। और नीरज शर्मा की उन पे पकड़ है, तो इसलिए नीरज शर्मा एक फैक्टर बहुत बड़ा है। बीजेपी NIT अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई। जब से बीजेपी की ये सीट अस्तित्व में आई है, एक भी चुनाव नहीं जीते। अब की बार बीजेपी वाले भी दमादम हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी से पिछली बार नगेंद्र भड़ाना कैंडिडेट थे। हर बार के चेहरा चेंज होता है। नीरा तोमर उससे पहले कैंडिडेट थी 2009 में। ट्राई करते हैं नया नया। चंद्र भाटिया बीजेपी में शामिल करवाए गए। चंद्र भाटिया भी टिकट चाहते थे, अब उनका बेटा है रोहित भाटिया आजकल। एक मैं आपको और नाम बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर के जो बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, तिगांव टिकट चाहते हैं। इस विधानसभा चुनाव में देवेंद्र चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया NIT में। मैं आपको बताता हूँ, चुनाव से पहले एक बार मुझे मिल गए रास्ते में कहीं, तो कहने लगे कि फरीदाबाद NIT को लेकर के मुझे कहने लगे कि आपका आकलन गलत साबित होगा और हम बहुत बड़ी वोटों से चुनाव जीतेंगे। और मैं मानता हूँ कि उस उनका इसका मतलब बंदे ने काम किया था ग्राउंड पे, रिजल्ट सामने आया वो। तो NIT सीट भी हो सकता है देवेंद्र चौधरी भी बीजेपी से कैंडिडेट हो जाएं। वैसे वहाँ पर जो बीजेपी के और कैंडिडेट हैं, वहाँ पर नगेंद्र भड़ाना चले गए, अब भी हैं, नाराज थे कृष्णपाल से। धर्मवीर भड़ाना चले गए बीजेपी के अंदर। और अगर एक और नाम कहूँ तो वहाँ पर यशवीर डागर, चुनाव को उनको टिकट मिला था, पिछली बार हारे थे। यशवीर डागर भी दावेदारी अब भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर देवेंद्र चौधरी को भी बीजेपी आजमा सकती है, उन पर भी दाव चल सकता है। बल्लभगढ़ में बीजेपी के अंदर मूलचंद शर्मा MLA हैं 2014 और 2019 लगातार। उससे पहले 4 और 9 में शारदा राठौर थी। शारदा राठौर 14 का चुनाव लड़ी नहीं, टिकट मिला नहीं उनको। 19 के चुनाव से पहले शारदा राठौर चली गई भारतीय जनता पार्टी में, मनोहर लाल के नेतृत्व में पार्टी में गई, कुछ मिला नहीं, बैक टू पवेलियन हो गई, वापस आ गई कांग्रेस में। कांग्रेस में आने के बाद जो पिछली बार गई थी, उस समय फैक्टर ये था कि अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा गुट था। अशोक तंवर ने टिकट नहीं लेने दिया इनको, शारदा राठौर को। और अब की बार ये है तो हुड्डा साहब के साथ, लेकिन हुड्डा साहब की इतनी चल पाएगी क्या, क्योंकि एक बात जुड़ गई कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी एक बार। हालांकि शारदा राठौर आज भी प्रभावी है, पर लोकसभा चुनाव में कुछ करिश्मा हुआ नहीं।
सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ गैप रहा बल्लभगढ़ के अंदर भी कृष्णपाल गुर्जर का। कांग्रेस के अंदर मनोज अग्रवाल हैं, फिर इनके बाद में जो कांग्रेस की टिकट मांगते हैं। दीपक चौधरी चले गए पिछले दिनों कांग्रेस में, वो भी दावा करते हैं, पर मुझे लगता है कि लास्ट में शारदा राठौर पर बात बन जाए। अब जब बीजेपी की बात है तो मूलचंद शर्मा जी 2014 में एमएलए बन गए और 2019 में मंत्री बन गए। रामविलास शर्मा जी चुनाव हार गए और मूलचंद जी की लॉटरी लग गई, ये मंत्री बन गए। मूलचंद शर्मा के साथ एक बड़ी एक बात चल रही है, हालांकि मुझे लगता है कि काम भी वहाँ पर हुए हैं, पर मूलचंद शर्मा को ले करके लोगों के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी की वेव सी है, छोटी सी। कई लोग कहते हैं कि जी, कुछ लोगों को उनके नेचर की बात आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो मूलचंद जी आसानी से मिल नहीं पाते, हालांकि मूलचंद के भाई हैं 80%, वो काम संभालते हैं। पर बीजेपी में मूलचंद के बाद वाला चेहरा भी अभी इतना सशक्त नहीं है। अगर बीजेपी में और कैंडिडेट की बात करूं तो वहाँ भारत भूषण हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, स्कूल वगैरह है उनके। और पहले कभी वो भारत भूषण जो हैं वो मूलचंद के हनुमान के रूप में होते थे, अब वो सामने खड़े हुए हैं उनके। मुझे लगता है कि टिकट तो मूलचंद जी को ही हो जाएगी लास्ट में, पर कहीं चेंज होता है तो फिर भारत भूषण है उनके पास, और कोई नाम दूसरा कोई है नहीं। और पार्टी का पता नहीं चलता। पार्टी कोई पता नहीं, किसी को कुछ भी कर लें, कहीं कुछ भी हो जाए। अब पलवल के बारे में बताइए आप मुझे, तीनों विधानसभाओं के बारे में। पृथला विधानसभा बीच की रह गई अभी। पृथला विधानसभा में तीनों बार एमएलए बदले गए। 2009 में पहले बार चुनाव हुआ, यहाँ पर 2009 में चुनाव जीते रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस से। 2014 में रघुवीर सिंह तेवतिया को कांग्रेस ने फिर टिकट दिया। हरियाणा जनित कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतर गए राकेश तंवर, और टेकचंद शर्मा थे बहुजन समाज पार्टी से। टेकचंद शर्मा चुनाव जीत गए, रघुवीर सिंह तेवतिया चुनाव हार गए। चुनाव हारने के पीछे एक फैक्टर राकेश तंवर भी रहा, जाट वोट उन्होंने काट लिया वहाँ पर। 2019 में रघुवीर सिंह तेवतिया तीसरी बार फिर हुए चुनाव मैदान में, 19 में कांग्रेस से ही, यानी कि कांग्रेस का कैंडिडेट तीनों बार एक ही रहा। टेकचंद शर्मा ने बीएसपी से एमएलए बनके समर्थन दिया मनोहर लाल जी को, बीजेपी को। बीजेपी ने उनको टिकट दिया नहीं 2019 में। नैनपाल रावत को भी टिकट नहीं दिया, नैनपाल रावत बीजेपी में थे। बीजेपी ने टिकट दिया सोनपाल छोकर को। टेकचंद शर्मा आराम से घर बैठ गए। नैनपाल रावत निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, सिंपैथी लहर थी नैनपाल रावत के साथ, चुनाव जीत गए। इस चुनाव में पृथला में तीन ही चेहरे हैं असल में अब भी, रघुवीर सिंह तेवतिया, नैनपाल रावत और टेकचंद शर्मा। वो सिंपैथी जो पहले नैनपाल के पास थी वो अब रघुवीर सिंह तेवतिया और टेकचंद के पास है। वे रघुवीर सिंह तेवतिया 2 बार चुनाव हार गए और टेकचंद को पिछली बार चुनाव लड़वाया नहीं गया। तय है कि ये टेकचंद शर्मा और रघुवीर सिंह तेवतिया दोनों चुनाव लड़ेंगे। रघुवीर सिंह तेवतिया को टिकट मुझे लगता है कांग्रेस से कन्फर्म है। हालांकि राकेश तंवर कहते हैं कि राकेश तंवर सैलजा गुट से हैं, वो कहते हैं कि टिकट सैलजा जी लेंगी तो मेरे लिए लेंगी, पूरे हरियाणा में पहले नंबर की। रघुवीर सिंह तेवतिया भावी एमएलए का टैग लगा के घूम ही रहे हैं आजकल, उदयभान जी ने भी कह दिया भावी एमएलए हैं। टेकचंद शर्मा कह रहे हैं चुनाव लड़ना ही लड़ना है। कृष्णपाल गुर्जर से नाराज थे, बाद में मान गए, अब बीजेपी में। अब भी अगर उनको बीजेपी टिकट देती है टेकचंद शर्मा को और कांग्रेस से रघुवीर सिंह तेवतिया होते तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा इन दोनों में। नैनपाल रावत चुनाव लड़ते हैं नहीं, अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो मुझे लगता है नैनपाल रावत उस कंडीशन में शायद चुनाव ना लड़ें। समर्थन इंडिपेंडेंट बन के दे रहे हैं, पर पृथला का इलेक्शन जो इंटरेस्टेड होगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस से रघुवीर सिंह तेवतिया होंगे और बीजेपी से 90% टेकचंद हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है तो नैनपाल में नजर चली जाए। कैंडिडेट और भी बहुत सारे हैं, पर इनके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग दिखता नहीं मुझे। होटल के बारे में बताइए। उदयभान की पूरी अग्नि परीक्षा होगी। उदयभान जी के साथ में एक दिक्कत ये रही लोकसभा चुनाव में, जब चुनाव शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि कम से कम 25 से 30 हज़ार वोटों से यहाँ पर महेंद्र प्रताप जीतेंगे, कृष्णपाल हारेंगे। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे कांग्रेस, मैं ही कहूँगा भी कोई फिर, जबकि वहाँ कांग्रेस में उदयभान जी थे, हर्ष कुमार आ गए थे, हर्ष कुमार का असर है हुडल के अंदर। इसके बावजूद केवल 500 वोट से चुनाव जीते। उदयभान जी लगे रहे थे पूरे स्टेट के अंदर। उनका जो बेटा है देवेश, वो लगा रहा हुडल में। उदयभान जी के साथ दिक्कत है कि अगर उदयभान जी खुद चुनाव, अगर कहीं उनके मन में ये हुआ कि मैं ना लड़के बेटे को लड़ा दूं, तो घर में दिक्कत हो जाएगी। एक बेटा उनका देवेश है, एक बेटा राजगोपाल है। राजगोपाल पहले भी अपने उदयभान जी को छोड़ करके बीजेपी में चला गया था और चेयरमैन बन गया था नगर परिषद का।
अब भी राजगोपाल को ये है कि अगर पिताजी लड़ेंगे तो ठीक है, अगर देवेश को मिलेगी तो फिर राजगोपाल सामने खड़ा है। वैसे मुझे लगता है उदयभान जी खुद ही लड़ेंगे चुनाव, लड़ना भी उनको चाहिए, लड़ना भी उनको ही चाहिए। तो उदयभान अच्छी कंडीशन में है। जगदीश नायर वहाँ पर एमएलए अभी हैं बीजेपी से, लेकिन बीजेपी के अंदर उनका बहुत विरोध है जगदीश नायर का। कृष्णपाल गुर्जर की जो पसंद है वहाँ पर वो हरेंद्र हैं रामरतन जी के बेटे, पूर्व विधायक थे रामरतन। तो कृष्णपाल जी मुझे लगता है कि टिकट वो हरेंद्र के लिए ट्राई करेंगे। जगदीश नायर भी अपनी ट्राई करेंगे खूब, पर जगदीश नायर का विरोध मैंने बताया है, काफ़ी विरोध है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। और इस चुनाव से पहले जगदीश नायर को और बहुत सारे अपने उनको लॉस हुए हैं, पारिवारिक लॉस भी। उनके घर में 2-3 डेथ हो गई, उनके भाई बड़ा काम संभालते थे, उनकी डेथ भी हो गई। तो बीजेपी से मुझे लगता है कि जगदीश नायर की जगह या तो हरेंद्र हो सकते हैं और या फिर नवीन रोहिल्ला हैं हथीन यहाँ होडल में। 2019 के चुनाव से पहले नवीन रोहिल्ला ने सरकारी नौकरी में थी, उटावर प्रिंसिपल थी पॉलिटेक्निक में, नौकरी छोड़ी, शिक्षाविद है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। बीजेपी में गई, बीजेपी ने टिकट दिया नहीं उनको, बीजेपी छोड़ के वो चली गई आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी ने पलवल नगर परिषद का चेयरमैन का टिकट दिया, 10-11 हज़ार वोट लगभग उन्होंने वहाँ पर लिए और अपने स्तर की वोट थी उनकी। अब वो वापस आजकल आम आदमी पार्टी भी छोड़ चुकी हैं, अब वो खाली हैं, चुनाव लड़ने का उनकी बोलती हैं। उनके पति हैं ML रोहिल्ला, चीफ इंजीनियर है बिजली बोर्ड में, तो नवीन रोहिल्ला भी एक फैक्टर बन सकती हैं। तो मान के चलें उदयभान, जगदीश नायर, हरेंद्र और नवीन रोहिल्ला। बीजेपी उदयभान जी का टिकट कांग्रेस में कोई दिक्कत होगी नहीं, फाइनल सा लगभग। और बीजेपी के अंदर जगदीश नायर नहीं तो हरेंद्र नहीं तो नवीन, इनमें से कहीं बात बन सकती है। हरेंद्र कहते हैं चुनाव लड़ना ही है अब की बार, नवीन भी कहती है चुनाव लड़ना अब की बार। इलेक्शन होडल का भी अच्छा होगा, देखने लायक होगा बिल्कुल। हथीन के बारे में बताइए। परवीन डागर आजकल MLA हैं। परवीन डागर से वही कंडीशन है जैसे मैंने आपको बताया होडल के लिए। कृष्णपाल गुर्जर जी और उनका जो नज़दीक के लोग हैं, कृष्णपाल गुर्जर खुद तो सीधे नहीं कहते, लेकिन उनके नज़दीक के लोग कहीं ना कहीं परवीन डागर से नाराज़ भी, ये सब कुछ भी चल रहा है। परवीन डागर जो इलेक्शन जीते उसके पीछे सबसे मेन फैक्टर कृष्णपाल गुर्जर थे पिछली बार। अगर कृष्णपाल गुर्जर ही नाराज़ हुए तो फिर ना तो टिकट बचेगी। और हथीन सीट ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार किसी रावतपाल के नेता पे कर सकती है वापस। यहाँ जाटों के अंदर रावतपाल, डागरपाल, सहरावतपाल और उसके बाद फिर थोड़े थोड़े गांव सबके हैं। तो चौधरी हर्ष कुमार बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। और कांग्रेस से लगभग इजराइल तय हैं। इजराइल 2019 का चुनाव हार गए, 2014 में इजराइल के पिताजी जलेब खां हार गए, दोनों बार कांग्रेस का टिकट था। 2009 में जलेब खां को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया था, इंडिपेंडेंट लड़े थे, जीत गए थे, हुड्डा को समर्थन दिया था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इजराइल कांग्रेस में लगभग फाइनल है। और हर्ष कुमार जी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में जाएं या कहाँ जाएं, चुनाव हर्ष कुमार भी लड़ेंगे। परवीन डागर का मुझे लगता है कि अगर टिकट कटा तो फिर परवीन डागर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और केहर सिंह रावत है यहाँ पर, वो 2014 में MLA बने थे और 2014 में MLA बन के उन्होंने बाद में इनेलो छोड़ी, बीजेपी में गए, बीजेपी ने टिकट दिया नहीं। अब की बार ट्राई में केहर सिंह रावत भी हैं। रावतपाल से मनोज रावत हैं, जिला परिषद के चेयरमैन है वो, उनकी धर्मपत्नी। अगर यूथ चेहरे की बात आती है तो वो हो सकते हैं। पर हथीन का चुनाव मुझे लगता है कांग्रेस की फेवर का ज़्यादा है। वैसे भी विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में भी हथीन विधानसभा 51,000 ज़्यादा रही। तो ये कैंडिडेट लगभग हैं। वैसे रश्मि सहरावत है, एक महिला फेस के नाम पे बात आती है बीजेपी में, अगर उनका भी हो सकता है, उसके लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं शायद। और हर्ष कुमार जी चुनाव लड़ेंगे तो इसलिए हथीन का चुनाव एक इंडियन नेशनल लोकदल से तैयब हुसैन भीमसी का कैंडिडेट लगभग तय है। वो भी तैयब भीमसी का भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं। तो दोनों मुस्लिम कैंडिडेटों के बीच में मुकाबला होगा। और जाट कैंडिडेट अगर ज़्यादा हुए तो फिर इजराइल ज़्यादा मजबूत होंगे। नहीं तो इलेक्शन वैसे ठीक होगा, बट कांग्रेस अपर हैंड है यहाँ पे अब भी। पलवल विधानसभा के बारे में दीपक मंगला MLA हैं। 2014 में दीपक मंगला को टिकट मिला और दीपक मंगला 2014 में हार गए, 2019 में मिला, 2019 में जीत गए। 2009 में यहाँ से सुभाष चौधरी MLA बने थे। पहली चुनावी हार हुई थी करण दलाल की 2009 में। पलवल के अंदर करण सिंह दलाल एक बड़ा फैक्टर है अपने आप में। और दीपक मंगला के साथ में
एंटी इनकम्बेंसी की बात भी है 10 साल की लगातार। पहले 5 साल जो थे वो 2014 में हारने के बाद सरकार में खूब प्रभावी रहे। मनोहर लाल जी के जो मुख्यमंत्री थे उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र थे। 2019 में टिकट मिल गया। दीपक मंगला के बारे में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कहा जाता है कि वो बीजेपी में बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन मार्क ये है उनके पीछे कि अगर वो इतनी प्रभावशाली हैं, ठीक है 2014 में बिना बने पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन गए, 2019 में करण दलाल जैसी शख्सियत को हराने के बाद भी उनका नंबर मंत्रिमंडल में नहीं लगा। इवन मंत्रिमंडल ही छोड़ो, देखिए अग्रवाल नेता सारे एडजस्ट हुए, कमल गुप्ता हुए, ज्ञानचंद गुप्ता गोयल हुए, असीम हुए, तो वो सब हुए, पर दीपक मंगला एडजस्ट नहीं हुए। इसलिए मुझे लगता है कि वो इतनी पावरफुल जो कहते हैं वो मुझे लगता नहीं। दूसरा, दीपक मंगला के साथ अब की बार एंटी इनकम्बेंसी भी है। 2019 का जो चुनाव था वो अलग था, 2024 का चुनाव अलग है। सुभाष चौधरी थे यहाँ से, 2014 में चुनाव लड़े थे इंडियन नेशनल लोकदल से, 2009 में चुनाव जीते थे, 19 में चुनाव लड़े नहीं। फिर वो सभी लोग दीपक मंगला के 19 का चुनाव करण दलाल वर्सेस हो गया था। जितने भी कैंडिडेट थे सब वो दीपक मंगला के साथ थे, तो उस लिहाज से दीपक मंगला मजबूत हुए थे। मुझे लगता है कि दीपक मंगला की टिकट कटना तो मुश्किल तो है, पर अगर बीजेपी फेस चेहरे बदलने की बात आएगी तो हो सकता है यहाँ भी चेहरा बदला जाए। कौन हो सकता है बीजेपी में उनकी जगह पे अगर कैंडिडेट रिप्लेस होता है तो कैंडिडेट तो आधा दर्जन से ज़्यादा हैं जो मजबूत स्थिति में इस वक्त। मैं आपको नंबर वाइज आप उसको लेते जाना। सेकंड नंबर पे सुभाष कत्याल है, यहाँ पर सुभाष चौधरी बीजेपी छोड़ चुके, तो सुभाष चौधरी एमएलए थे, उन्होंने छोड़ दी, सुभाष कत्याल एमएलए रहे। सुभाष कत्याल खुद भी लग रहे हैं इंस्पेक्टर है, उनका बेटा है राजीव कत्याल, ये दोनों लोग भी हैं, और राजीव कत्याल टिकट की दौड़ में है, जिले का उपाध्यक्ष है। उसके बाद में गौरव गौतम है। गौरव गौतम युवा मोर्चा में है, वो स्टेट राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। उनके बाद वीरपाल दीक्षित हैं। वीरपाल दीक्षित, हाँ, वीरपाल दीक्षित के पिताजी 2 बार चुनाव लड़े, कांग्रेस से दोनों बार हार गए। हरिंदर पाल राणा है, राजेंद्र बैसला, फिर तो बाकी बहुत सारे नाम हैं। पर अगर मुझे लगता है कि दीपक मंगला के बाद में राजीव कत्याल और गौरव गौतम, इन 3 के बीच में अगर दीपक मंगला की कटती है तो फिर इन दोनों में से किसी में आ सकती है। अगर हम देखें विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहता है, जैसे जेजेपी, इनेलो, बीएसपी, इनका भी कोई प्रभाव नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का हथीन में पूरा प्रभाव रहेगा। हथीन विधानसभा क्षेत्र में इनेलो का जो कैंडिडेट होगा तैयब हुसैन भीमसिका लगभग फाइनल है। एक बार इसके पीछे कारण बताइए कि क्यों होगा? उसके पीछे फैक्टर ये कि तैयब भीमसिका एक तो 2 बार चुनाव हार चुके, उनका जो गोत्र है, पाल है, जो उनकी मुस्लिम समाज में, वो प्रभावशाली है। तैयब हुसैन खुद प्रभावशाली हैं। अभी उन्होंने जो गंगा दशहरा था उस दिन बड़ा आयोजन किया एक, और उसके अंदर दोनों ने आयोजन किए, तैयब भीमसिका ने और इजराइल चौधरी ने भी। तो तैयब भीमसिका के यहाँ पर भी गैदरिंग अच्छी खासी थी। दूसरी बात, इंडियन नेशनल लोकदल के पास में हथीन विधानसभा क्षेत्र में जो पिछला चुनाव वो हारे तैयब, नंबर 1 प्रवीण डागर रहे, 2500-2600 वोट से पीछे रहे अपने ये इजराइल, और उसके बाद लगभग 10-11 हज़ार पीछे थे तैयब भीमसिका। हम हथीन में कौन से समुदाय की संख्या ज़्यादा देखते हैं? मेव मुस्लिम। हाँ, हथीन के अंदर जो वोट हैं 100% जो वोट है, 100% में से 45% अकेला मेव मुस्लिम है और 55% हिंदू वोटर है। हिंदू वोटर में लगभग आधा जाट वोटर है और आधा गैर जाट है। अगर हथीन के बाद देखें तो मेव मुस्लिम जो है वो कहाँ पर कौन कौन सी विधानसभा में प्रभाव देखते हैं? फरीदाबाद लोकसभा में। फरीदाबाद लोकसभा में देखिए, हथीन के बाद में एनआईटी में हो गया। एनआईटी के अंदर अच्छी संख्या है उनकी, लगभग 50,000 के आसपास है। उसके बाद बड़खल में भी हैं, बड़खल में भी लगभग 25-30 हज़ार के आसपास होंगे, 28-30 के आसपास लगभग हैं। उसके बाद में फिर फरीदाबाद में भी हैं, लगभग 20,000 के आसपास, 18-20 हज़ार के आसपास फरीदाबाद विधानसभा में वोटर भी है इनका। बाकी सभी जगह थोड़ा बहुत सभी में है। आपने अभी बताया था कि बीजेपी से कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद लोकसभा में अपना प्रभाव रखते हैं, तो कांग्रेस से हम कौन सा चेहरा देख सकते हैं जो विधानसभा में एक प्रभावी रूप में उभर कर आ सकता है? मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो महेंद्र प्रताप जी ने जो वोट जो लिया आपकी बार, वो कांग्रेस फैक्टर पे वोट लिया कि लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा लोकल लेवल पे फरीदाबाद लोकसभा में हो जो फरीदाबाद की 9 विधानसभाओं में अपना असर रखता हो। मुझे ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। हाँ, ये जरूर है कि अगर पलवल में अब करण सिंह दलाल चुनाव लड़ेंगे तो वो पलवल से बाहर निकल नहीं पाएंगे। इधर महेंद्र प्रताप का बेटा बड़खल में चुनाव लड़ेगा तो बड़खल से बाहर नहीं निकलेंगे।
तो मुझे कोई लगता नहीं है कांग्रेस में ऐसा कोई नेता हो कि जो सभी जगह प्रभावी हो। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन यही होगा कि विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि हम क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा देखते हैं चुनावों में, विधानसभा चुनाव में। तो आपके हिसाब से कौन से बड़े बड़े मुद्दे हो सकते हैं जो इस बार प्रभाव छोड़ते हैं अपना? देखो, अगर फरीदाबाद के अंदर मैं समझूं तो सबसे मेन तो आएगा एंटी इनकम्बेंसी सरकार की, वो मुद्दा बनेगा बड़ा। भाई 10 साल की सरकार है और 10 साल की सरकार में काम नहीं हुए। फरीदाबाद के अंदर अब देखिए, अभी बारिश हुई थी कल, पानी अब आप आए होंगे तो पानी जरूर मिला होगा भरा हुआ। जल भराव की समस्या फरीदाबाद से ख़त्म हुई नहीं। पीने का पानी फरीदाबाद को पहली बार समस्या इतनी हुई कि लोगों को जाम तक लगाने पड़े। 2 बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई। उसके बाद में बाकी तो ये सड़कें, स्मार्ट सिटी का नाम, ये मनोहर लाल के डिजिटलाइजेशन की जो थी स्कीम, जैसे कि पीपीपी और प्रॉपर्टी आईडी इन सबका किया था, तो उसका भी कई प्रभाव देखते हैं। देखो, मुझे लगता है कि मनोहर लाल की योजनाएं ठीक थी। अगर वो क्रियान्वित अच्छे से होती तो उसका फायदा भी मिलता और आम लोगों को फायदा उसका मिलेगा, पर उसको विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया और बीजेपी उसको काउंटर कर नहीं पाई। अब आप देखें कि नायब सिंह सैनी जी, जो नई सरकार बन गई, अपने ही जो सरकार के उनकी पोर्टल वाली पॉलिसीज हैं उन पे एक कदम पीछे भी हैं। तो इसका बीजेपी को इसका नुकसान होगा थोड़ा सा। तो इसका असर आप देखने को मिलेगा इलेक्शन में, लोगों को आज भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो हैं। अब दरअसल मैं बताता हूँ आपको, देखिए मेरी कल एक मेरे मित्र का फ़ोन आ रहा था, फार्मर है और वो बहुत एजुकेटेड आदमी है, रिटायर्ड गजटेड ऑफिसर हैं। मुझे वो कहने लगे कि मैं 4 दिन से लग रहा हूँ जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल भरने के लिए, तो उस पर हमेशा कोई ना कोई एरर आ जाता है और वो अपनी फसल का ब्यौरा भर नहीं पा रहे। कहने लगे इसके पीछे देखिए फार्मर ज़्यादातर अशिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है। अगर जो आज जो प्रोग्रेसिव फार्मर अगर हम देख लें, वो उसकी कितनी संख्या होगी, 10%, 15%, 20%, यानी कि 75-80% फार्मर जो है वो डिपेंड है। सीसी सेंटर खुले हुए हैं, फार्मर वहाँ जाता है। सी सेंटर वाले ने क्या, जो अटल सेवा केंद्र है, उन्होंने क्या किया कि आप आई मेरे पास में, मैंने कहा ठीक है, कितनी ज़मीन है आपकी? 15 एकड़ है। 15 एकड़ भर दी, उसके अंदर जा कर के उससे अपना सुविधा शुल्क लिया और उनको कहा तुम्हारा भर गया। अब वो ज़मीन मेरी थी, आकाश की थी, रामलाल की थी, किसकी पता कुछ नहीं। और उसके बाद जब वो फसल बेचने जाते हैं तब दिक्कत आती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। हरियाणा में इस बार आपको क्या लगता है, बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी? देखिए, हरियाणा में मुझे ऐसा लगता है कि जो 2019 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा जीत गई थी और 79 विधानसभाओं में आगे रही थी। रिजल्ट आया था विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो 40 पर थी। अब इस चुनाव के अंदर 43 सीटें बीजेपी आगे रही, कांग्रेस 44 सीटों पर आगे रही है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे रही थी, यानी कि जहाँ कुरुक्षेत्र लड़ी थी। इसके लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा का चुनाव बहुत कड़ा होगा, बहुत टफ चुनाव होगा और कांग्रेस का अपर हैंड है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अमित शाह आए थे और अमित शाह जी ने घोषणा कर दिया, नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। मुझे तो लगता है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा थोड़ा सा। हालांकि नायब सिंह सैनी की मनोहर लाल को बदल करके नायब सैनी को लाना कितना सही साबित हुआ है, ये आप दर्शक अनुमान लगाएं, पर मुझे लगता है कि 10 सीटों से 5 सीटों पर वो आई। तो वो मनोहर लाल के जाने से नुकसान हुआ या फायदा हुआ, ये दर्शक खुद देखेंगे। अगर आप स्पष्ट देखें तो नुकसान हुआ, 5 सीटें कम हो गई उनकी। और अगर ये कहते हैं कि मनोहर लाल के जाने से 5 मिल गई तो फिर वो फायदा सोच लें, उसको फील गुड कर लें उसमें। थैंक यू।